आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया लाल वाला बटन दबाएं और घंटी सक्रिय करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। विक्की ने श्वेता को फोन लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि इतने में उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। विक्की ने उस नंबर को देखा लेकिन उसे याद नहीं आया कि यह किसका नंबर था। वो बिस्तर से उठा और उसने फोन उठाकर बोला, हेलो विक्की बाबा, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से जगदीश जी ने पूछा। विक्की ने जैसे ही उनका नाम सुना सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी और जगदीश जी की बातें कोई भी सुने। नहीं नहीं जगदीश जी, कहिए क्या बात है और ये नंबर किसका है? विक्की ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरे ऑफिस का नंबर था, लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही उसे बंद कर देता हूं और इसे चालू। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्की ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, जी जगदीश जी बताइए क्या बात है? विक्की बाबा, रितेश का फोन आया था। मैंने जब उसे आज सुबह फोन किया था तो उसने बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और करीबी परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उससे ये भी बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास भी कर ली है और अब अपने परिवार के सारे पावर्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर रितेश ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है, जगदीश जी ने कहा। ये सुनते ही विक्की की भौहें तंग गईं और उसने पूछा, मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो है ना कि उसे पता नहीं था कि आप यहीं पर है, तो वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहता है और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा खासा रौब जलता है, जगदीश जी ने कहा। असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म्स का बिजनेस न सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन विक्की के परिवार की रीति यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पास नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दारोमदार नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे, विक्की ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था और इतने सालों बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ, वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुंच जाएगा, जगदीश जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर मिलना ठीक नहीं होगा, विक्की ने कहा। वो रितेश को कॉलेज में बुलाकर जबरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर किसी ने रितेश के साथ उसे देख लिया तो लोग उससे सवाल पूछ पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे और वो अभी कुछ दिन और आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही था। लेकिन विक्की बाबा, आप परिवार का हिस्सा है, आने वाले वक्त में आपको इसकी कमान संभालनी है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो ये नियमों के खिलाफ हो जाएगा ना। रितेश तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का इलाका देखता है, ऐसे में आपका उससे मिलने के लिए परेशान होना कहाँ तक ठीक है? मैं उसी को बोल देता हूँ, वो आपसे मिल लेगा, जगदीश जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि विक्की कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। नहीं जगदीश जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जब तक मैं काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देख लूंगा, विक्की ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। ठीक है विक्की बाबा, आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं, कोई भी आपका मोहित हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं रितेश को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, जगदीश जी ने कहा। ठीक है जगदीश जी, विक्की ने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था, इतने में फिर से जगदीश जी का फोन आया। हेलो विक्की बाबा, रितेश कह रहा था कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं, जगदीश जी ने कहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, विक्की ने कहा। उसके बाद उसने फोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, श्वेता की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था, वो श्वेता को सब कुछ दे सकता था जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी श्वेता उसके साथ नहीं थी। विक्की को अपने लिए नहीं बल्कि श्वेता के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पार कर लिया होता तो आज शायद श्वेता उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फोन उठाया और श्वेता का नंबर निकालने लगा।
लेकिन मैं क्या कहूँ उससे, विक्की ने अपने आप से पूछा। जब काफी देर तक उससे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन को वापस रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। विक्की को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाजें सुनाई दी तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि आर्यन, कुणाल सिंह और शौर्य वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतना मशगूल थे कि वो भूल गए थे कि विक्की अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, ये सुरजीत एक नंबर का गधा आदमी निकला यार। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी। साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया। शौर्य ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा। हाँ, और लाट साहब यहाँ तक भी नहीं माने। भाई पता है कि जब बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में सिया को पीछे बिठाकर पूरे देश में अपनी बुलेट से पटाखे फोड़ने हैं, हद है। कुणाल सिंह ने कहा और बोतल में से पानी पीने लगा। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो, विक्की सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो, आर्यन ने कहा और विक्की की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। शौर्य और कुणाल सिंह फ्रेश होने के लिए चले गए और आर्यन भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफी साफ नजर आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस, सड़कें और मैदान सब धुल चुके थे। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरे रात ही चली थी। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब विक्की ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि आर्यन भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और विक्की को झटखटाते हुए उठाते हुए बोला, विक्की, सिया के साथ गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हो गया उसके साथ? पास बैठे ही शौर्य ने कहा। कुणाल सिंह, जो कि आर्यन की ओर देख रहा था, उसने उसके मजे लेते हुए कहा, अरे अरे, तेरा डिपार्टमेंट ना रिया की प्रॉब्लम झेलने का है, सिया की नहीं। इस बात पर विक्की और शौर्य भी मुस्कुरा दिए। अरे तो 2 मिनट चुप रहा, आर्यन ने कहा और विक्की की ओर देखकर बोला, भाई सिया कल रात को बाइक से गिर गई। आर्यन ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब सिया जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। कुणाल सिंह ने फिर से सिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। आर्यन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर तो उसे और भी ज्यादा हंसी आ गई थी। एक पल हंसने के बाद शौर्य ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? अरे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और सुरजीत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल गए। बस थोड़ी देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। आर्यन ने कहा, अच्छा तो फिर उसे बचाने कौन आया? राजू? कुणाल सिंह ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। आर्यन ने कुणाल सिंह के बाल पकड़े और जोर से खींच दिए। कुणाल सिंह चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी के क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसलिए आर्यन ने उसके बाल छोड़े और विक्की की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रिया का फोन आया। उसने बताया कि सुरजीत कल रात को सिया को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर सिया को अस्पताल ले गए। रिया और बाकी लोग भी सुबह सुबह जल्दी उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। पास को राधे से निकलती हुई सांस, आर्यन ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। कुणाल सिंह और शौर्य एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने विक्की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से सुरजीत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब सिया की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो आर्यन को ना कर पाते, आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग भी उसकी खबर लेकर आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है, आर्यन ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अदा करना ही पड़ेगा, कुणाल सिंह ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। शौर्य भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि आर्यन ने विक्की को देखा। वो अभी भी वहीं पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ भाई, तू नहीं आ रहा क्या? आर्यन ने पूछा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आया ना तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और खराब हो जाएगी, विक्की ने चुटकी लेते हुए कहा। वो उसके ना आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। आर्यन भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा और कुणाल सिंह और शौर्य को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद विक्की भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलाई और सीधा होटल गोल्डन मेंशन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने विक्की के मुंह से होटल गोल्डन मेंशन का नाम सुना तो वो चौंक गया। जिस हिसाब से उसने कपड़े पहने थे, ड्राइवर को तो लग रहा था कि उस हिसाब से तो विक्की सिर्फ वहां खाने का सपना ही देख सकता था। होटल गोल्डन मेंशन दिल्ली की सबसे बड़े होटल में से एक था।
थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीली शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मेंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही विक्की गाड़ी से उतरकर होटल में गया तो उसने देखा कि वहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थीं और वो दरवाजा जो उसे दूर से देखने में काफी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिलों जितना ऊंचा था। विक्की उस दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे पहले ही आता देख लिया था और उसने भी उसकी नजरों को भांप लिया। उसने गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहां सूट बूट पहन रखे थे और विक्की अपनी चप्पल में ही उठकर चला आया था। वो बिना इधर उधर की चकचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। विक्की ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। विक्की ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। विक्की ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, विक्की ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थीं। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और विक्की से थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। विक्की भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नजर उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने विक्की को फटकारते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, विक्की ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा। लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर टिकी जा रही थी। विक्की अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या देख रहे हो? नॉनसेंस, लड़की ने फिर से पलटकर कहा। उसे एहसास हो गया था कि विक्की की नजरें अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई थीं। इस बार उसकी आवाज सुनकर विक्की के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थीं और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। विक्की ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा लिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे, उस लड़की ने नाक भौं से कुड़ते हुए कहा। इससे पहले कि विक्की अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बे को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सॉरी, विक्की ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। लेकिन इसी बीच विक्की का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया। विक्की को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूर कर देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, साले ठरकी कहीं के, लड़की ने गुस्से में कहा और विक्की को पीछे की ओर धक्का दे दिया। विक्की की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई। वो लड़की उसे गुस्से से देखी जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि विक्की आगे कुछ कहता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ये सुनते ही विक्की के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उसकी ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देखकर वो घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विक्की अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था या फिर रितेश उसे बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर वॉइस। सिर्फ सुनो कहानी दिल की पर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।